अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। बिजली मजीद महंगी होगी, तेल मजीद महंगा होगा, 330 अरब रुपए सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना खत्म होगा और महंगाई डबल डिजिट में जाने के आसार हैं। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF की शराइत मानने का फैसला किया है और बिजली की कीमतों में 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे का फैसला किया है, जिससे हुकूमत मजीद 139 अरब रुपए वसूल कर सकेगी और सर्कुलर रेट में कमी ला सकेगी। जबकि जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम ने FBR के ज़राए के हवाले से खबर दी है कि हुकूमत ने IMF की शराइत के तहत टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त भी मान ली है और 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की तैयारी भी कर ली है। खबर के मुताबिक हुकूमत फौरी तौर पर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करेगी, क्योंकि IMF ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की शर्त रखी थी और अब जिन अशिया पर इस्तिस्ना था उन पर 17% का सेल्स टैक्स लगेगा, मगर खाने पीने की अशिया और दवाओं पर सेल्स टैक्स की शरह तब्दील नहीं होगी और बरामदी शोबे पर सेल्स टैक्स की शरह 0 रहेगी। खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुख्तलिफ अशिया पर 578 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना देती है, जिनमें से 330 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म किया जा रहा है। जबकि ज़राए के मुताबिक IMF की तरफ से इनकम टैक्स में इजाफे की शर्त को फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा। जबकि आज मेहताब हैदर की खबर के मुताबिक आला हुकूमती ज़राए का कहना है कि IMF सख्त टैक्स इक़दामात चाहता है, मगर हुकूमत आखिरी कोशिश कर रही है कि या तो IMF को टैक्स इक़दामात के लिए अगले बजट तक मना लिया जाए या ये इक़दामात एक साथ करने के बजाय मुख्तलिफ मराहिल में करने के लिए मनाया जाए। जैसा कि 300 अरब रुपए का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के लिए 100 से 150 अरब रुपए का इस्तिस्ना फौरी खत्म कर दिया जाए और बाकी अगले मरहले में खत्म कर दिया जाए। आज वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने बिजली की कीमतों में 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफे का ऐलान भी कर दिया। हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो 1 रुपया 39 पैसे का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज़ कर रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर्स 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा, उनके ऊपर ये लागू नहीं होएगा। यानी कि जो 46% आपकी कंज्यूमर बेस है उस पर यह टैरिफ इंक्रीज़ जो है वो लागू नहीं होएगा। हालांकि बार बार बिजली की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता बरस अवाम से वादा किया था कि अब बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा नहीं करेंगे, मगर वज़ीर आज़म के इस ऐलान के बाद आज दूसरी दफ़ा है कि हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। जबकि मुश्ताक घुमन की खबर के मुताबिक हुकूमत ने 3 सालों में बिजली की कीमतों में सिर्फ बेस टैरिफ की मद में 40% का इजाफा कर दिया है। 2018 में बिजली की कीमत 11 रुपये 72 पैसे फी यूनिट थी, जो अब 16 रुपये 44 पैसे फी यूनिट हो जाएगी। इसमें मुख्तलिफ टैक्सेस, सरचार्जेस और PTV की फीस शामिल की जाए तो फी यूनिट कीमत 20 रुपए से ऊपर चली जाएगी। इस इजाफे के अलावा अवाम को फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की फी यूनिट कीमतों में इजाफे का सामना रहा है, क्योंकि हुकूमत ने इन महीनों में महंगी LNG और फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा की है और आने वाले माह में गैस ना होने की वजह से और महंगी बिजली फर्नेस ऑयल से पैदा होगी। यानी वही हो रहा है कि जिस अंदेशे का इजहार हम बार बार करते रहे और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिलाते रहे, मगर हुकूमत गलतियां दोहराती रही और आज एक तरफ अवाम IMF के दबाव में बिजली की कीमतों में इजाफे की तलवार के लिए तैयार हो जाएं, तो दूसरी तरफ अवाम सर्दियों में गैस के शदीद बहरान के लिए भी तैयार हो जाएं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के 8 LNG कार्गोज के लिए जब हुकूमत ने LNG के लिए बिड्स खोली तो कोई सप्लायर ही नहीं आए, मगर इन बुलंद कीमतों पर सप्लायर मिल भी जाते तो हुकूमत के लिए ख़रीदारी का फैसला मुश्किल होता, क्योंकि दुनिया में गैस बहरान है जिसकी वजह से गैस की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर चली गई हैं। अब पाकिस्तान सर्दियों में जो गैस आएगी पाकिस्तान में वो सिर्फ और सिर्फ तवील मुद्दती मुआहदों से आएगी। अगर ये मुआहदे ना होते तो क्या होता, और अब गैस का शदीद बहरान होगा, क्योंकि दिसंबर और जनवरी के लिए महज 10 कार्गोज दस्तयाब होंगे, जबकि हुकूमत के पास 14 कार्गोज मंगवाने की सलाहियत मौजूद है। पाकिस्तान की सर्दियों की डिमांड 14 कार्गोज से भी ज़्यादा है, मगर सिर्फ 10 कार्गोज आएंगे और टर्मिनल्स की कैपेसिटी अलग ज़ाया होगी और अरबों रुपए अलग ज़ाया होंगे और गैस का बहरान अलग आएगा। इस साल हुकूमत की गलतियों से गैस का शदीद बहरान आने का खदशा है और गुज़िश्ता बरस भी इन गलतियों से बहरान आया था। टर्मिनल दिसंबर तक 12 कार्गोज मंगवाने की जगह थी टर्मिनल पर, कराची की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई थी, तो हुकूमत ने कहा जब बिछ जाएगी तो 14 कार्गोज की गुंजाइश हो जाएगी। दिसंबर में बिछ गई तो कहा कि अब 14 कार्गो आएंगे, मगर देर से टेंडर करने की वजह से गुज़िश्ता बरस हुकूमत को सप्लायर ही नहीं मिले थे। दिसंबर के लिए 11 कार्गो आए, जनवरी के लिए सप्लायर नहीं आए, दोबारा टेंडर किया तो शुरू के 18 दिनों में सप्लायर नहीं आए और फिर गुज़िश्ता बरस गैस का शदीद बहरान आया। इस साल जनवरी में शदीद बहरान आया और आज इस खराब कारकर्दगी को बुनियाद बनाकर हम्माद अज़हर अवाम को बता रहे हैं कि पिछले साल से भी 1 कार्गो कम आएगा। इस साल भी
आपने देखा कि RLNG के जो कॉन्ट्रैक्ट्स, LNG के जो टेंडर्स हम फ्लोट करते हैं, क्योंकि मार्केट हर रोज़ कभी $1 ऊपर, कभी $5 नीचे, कभी $10 ऊपर, तो कोई भी ट्रेडर जो है वो बिड देने से घबरा रहा था। हमें बिड नहीं मौसूल हुई। इसके बावजूद नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं। पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। तो सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क है। तो ये ऐसा कहना कि जी क्योंकि टेंडर नहीं आया तो कोई बहुत बड़ा गैस का क्राइसिस आ जाएगा, LNG के टेंडर ना आने की वजह से नहीं। LNG तकरीबन हम उतनी ही सिस्टम में प्रोक्योर कर रहे हैं जितनी हम पिछले साल कर रहे थे। यानी गुज़िश्ता बरस की अपनी ही हुकूमत की बुरी कारकर्दगी से मुवाजना करके बता रहे हैं कि इस साल उससे सिर्फ एक कार्गो कम है। अब गुज़िश्ता बरस 11 कार्गो के साथ अवाम और इंडस्ट्री दोनों को गैस की कमी का सामना करना पड़ा, और इस साल गुज़िश्ता बरस से भी बड़ा बहरान आएगा। गुज़िश्ता बरस के बहरान से लेकर हमने बार बार हुकूमत की तवज्जो दिलाई, मगर उल्टा हुकूमत हम पर ही तनकीद करती रही और बहरान आ गया। और इस साल भी हम बार बार हुकूमत को बता चुके हैं और हुकूमत की तवज्जो इस तरफ दिला चुके हैं कि पाकिस्तान के अपने कुदरती गैस के ज़खायर कम हो रहे हैं, हुकूमत को मज़ीद टर्मिनल लगाने चाहिए, हुकूमत को गैस का इंतज़ाम करना चाहिए, LNG की जितनी सलाहियत है उतनी सलाहियत इस्तेमाल करनी चाहिए और जल्दी टेंडर करने चाहिए। मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मार्च के महीने से ही मुख्तलिफ ममालिक ने सर्दियों के लिए LNG की खरीदारी शुरू कर दी थी, और 8 अप्रैल को ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक सर्दियों से LNG बरामद करने वाले ममालिक ने सौदे करना शुरू कर दिए हैं सर्दियों के लिए। चीन ने जून से फरवरी 2022 के लिए 35 कार्गो खरीद लिए हैं ताकि सर्दियों में गैस की ज़रूरत को पूरा किया जा सके। इसके अलावा चीन, जापान और जनूबी कोरिया के दीगर खरीदार भी सर्दियों के लिए सौदे कर रहे हैं। खबर के मुताबिक एशिया के LNG इंपोर्टर्स सर्दियों तक की खरीदारी कर रहे हैं ताकि गुज़िश्ता साल सर्दियों में पैदा होने वाली सूरत हाल से बचा जा सके। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। LNG की कीमतें बढ़ती चली गईं। जुलाई, अगस्त और सितंबर में कीमतें आसमान को पहुंच गईं, और हुकूमत ने उस वक्त भी गलतियां की, फिर बार बार दोहराई, और मुल्क में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि गर्मियों में गैस का बहरान आ गया, मगर हुकूमत ने अपनी डिमांड का 35 से 40% बढ़ती हुई मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया। दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने अपनी डिमांड का 35 से 40% आखिरी वक्त पर छोड़ा हो और उसे अपनी आखिर तक की डिमांड भी पता हो। गुज़िश्ता दिनों सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अब्दुल कादिर ने भी ये मामला उठाया कि सर्दियों के लिए क्यों अप्रैल और मई में गैस नहीं खरीदी, क्योंकि इससे मुल्क के पैसे बच जाते। और अहम बात यह है कि आखिर में डिमांड बढ़ जाने की वजह से 1-2 कार्गो खरीदे जा सकते हैं बढ़ती हुई मार्केट में, मगर जब 6 माह से लिखा जा रहा था कि सर्दियों में बैनुल-अक़वामी मार्केट में LNG की कमी और बुलंद तरीन कीमतों का खतरा है, चीन, जापान और जनूबी कोरिया की मजबूत मईशतें जिनके पास अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं, वो भी इन महंगी कीमतों पर ख़रीदारी की सलाहियत भी रखते हैं, फिर भी जल्दी खरीद रहे थे, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको पता था टर्मिनल पर 14 कार्गो मंगाने की गुंजाइश मौजूद है, तो सर्दियों में उसकी डिमांड भी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं होगा कि अगर ऑर्डर कर दी तो LNG कहाँ इस्तेमाल की जाए ये पता नहीं होगा। मगर ख़ुद वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस बता दिया था कि गुज़िश्ता बरस भी गैस का बहरान आएगा, मगर इस साल उससे भी ज़्यादा बहरान आएगा। ये वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता बरस ही बता दिया। मुझे नज़र आ रहा है इस सर्दियों में हमें प्रॉब्लम आना है, लेकिन अगली सर्दियां इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। हमारी डिमांड जो है विंटर में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3-4 महीनों में हमारी डिमांड ऑलमोस्ट, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो हमारी 3 गुना हो जाती है। यानी पिछले साल ही सब पता था, मगर इस साल पिछले साल से भी कम गैस का इंतज़ाम किया गया है। साथ ही वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में ये भी कहा था कि हम तो तवील मुद्दती मुआहदों में फंस गए हैं, हमें तो बहुत सस्ती गैस मिल रही है। आज जो गैस मिल रही है हमें वो 40% कम पैसे पे मिल रही है। हम वो ले ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने हमें कॉन्ट्रैक्ट पे फंसा दिया। हम तो इनकी चीज़ों में फंसे हुए हैं। और आज हम्माद अज़हर अपनी बुरी कारकर्दगी को भी अच्छा बनाकर ये पेश कर रहे हैं कि हमने 10 कार्गोज़ की तैयारी कर ली है, मगर इसमें हम्माद अज़हर ने क्या तैयारी की है, क्योंकि 10 में से 7 कार्गोज़ उन्हीं तवील मुद्दती मुआहदों से आएंगे जिस पर वज़ीर आज़म गुज़िश्ता बरस तनकीद कर रहे थे, और 2 कार्गोज़ तहरीक इंसाफ के कतर से तवील मुद्दती मुआहदों से आएंगे, और मुमकिना तौर पर एक जो इंतज़ाम किया गया है वो भी किसी तवील मुद्दती मुआहदे के तहत किया गया है। तो फिर कैसे तैयारी की है? इस साल फरवरी में नदीम बाबर ने कतर से मुआहदा किया था। गुज़िश्ता साल वज़ीर आज़म ने जिन तवील मुद्दती मुआहदों पर तनकीद की थी, वो जिन मुआहदों को अपने पाँव की जंजीर कहते थे, आज हम्माद अज़हर ख़ुद को उसका भी क्रेडिट दे रहे हैं और बता रहे हैं कि स्पॉट पर कितनी महंगी LNG मिल रही है और तवील मुद्दती मुआहदों से हमने कितनी सस्ती LNG खरीदी। ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी है कि इस गैस के माहौल में जहाँ पे LNG के कार्गोज़ नहीं मिल रहे, हमने औसतन 12 से 13 डॉलर की वेटेड एवरेज के ऊपर नवंबर दिसंबर में 10 कार्गोज़ को लॉक किया है, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स की बुनियाद पे भी और दूसरी भी। और
ये इस वक्त स्पॉट कार्गो 30 से $35 का आपको मिल रहा है और पिछले साल की बनिस्बत सिर्फ एक कार्गो का फ़र्क आया है। यानी इस साल पाकिस्तान में जो भी LNG आई है वो तवील मुद्दती मुआहदों से आई है और सर्दियों में जो भी LNG मिलेगी वो तवील मुद्दती मुआहदों की वजह से मिलेगी। हालांकि गुज़िश्ता बरस जब हम हुकूमती वज़रा से कहते थे कि बहुत सस्ती LNG मिल रही है, तवील मुद्दती मुआहदे दुनिया भर में हो रहे हैं, पाकिस्तान को भी करने चाहिए, तो वो कहते थे कि पाकिस्तान में तो गुंजाइश ही नहीं है और पाकिस्तान में तो सिर्फ 6 हफ्ते सर्दियों में डिमांड होती है। मकसद लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के तो आप मुझे एक मिनट मगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आप खिलाफ हैं और आपने जी 800 के कॉन्ट्रैक्ट तो पिछली हुकूमत कर गई हुई है। मैं इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, लॉन्ग टर्म 1000 के कर लूं, तो वो जो 200 एडिशनल मैं ले रहा हूं, वो जो साल में 1/3 पीरियड ऐसा आता है कि वो मेरे पास डिमांड नहीं है, मैं उसका क्या करूं? अगर ऐसा है तो मुझे बाबर साहब, अगर ऐसा है स्पॉट पे उठाना पड़ेगा ना। सर्दियों के हमें सिर्फ 6 हफ्ते ज्यादा गैस चाहिए होती है। अगर सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए हम 800 जो MMCFD का मुआहदा 3.37 में नून ने किया है, अगर हम सिर्फ सर्दियों के 6 हफ्ते के लिए उस 800 के ऊपर मुआहदा कर लें कोई, तो फिर वो गैस कहां रखें? क्योंकि हमें तो सारा साल उस गैस की जरूरत नहीं होती, हमारी तो वो 800 में पूरी हो जाती। 6 हफ्ते सिर्फ पाकिस्तान गैस ज्यादा इस्तेमाल करता है। हमारे मुल्क में 6 हफ्ते पूरे साल के 54 हफ्तों में से सिर्फ 6 हफ्ते हमें ज्यादा गैस चाहिए होती है। गुज़िश्ता बरस हम पर यह कहकर तनकीद करते रहे, फिर खुद हुकूमत ने गुज़िश्ता सर्दियों के बाद कतर से 10.2% पर माहाना 2 कार्गोज़ का फरवरी 2021 में तवील मुद्दती मुआहदा कर लिया, मगर हैरानकुन तौर पर उसे जनवरी 2022 से लागू करने का मुआहदा किया, ना कि फौरी गैस खरीदी जाती। मगर फिर मई में जब हुकूमत को नजर आया कि स्पॉट कीमतें बढ़ रही हैं, तो मुआहदे की शिक के तहत हुकूमत ने नवंबर और दिसंबर के लिए कतर से 2 इजाफी कार्गोज़ की दरख्वास्त की। यानी अब 7 कार्गो नून लीग के तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आएंगे और 2 कार्गोज़ खुद इसी हुकूमत के तवील मुद्दती मुआहदों के तहत आएंगे। अगर हुकूमत इसी साल से उस मुआहदे को लागू कर लेती तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में पाकिस्तान गैस के बहरान और तारीख के बुलंद तरीन रेट्स पर LNG की खरीदारी से बच जाता, अरबों रुपए पाकिस्तान के बच जाते। सर्दियों के लिए ज्यादा कार्गोज़ का मुआहदा कर लेती तो भी पाकिस्तान इस बहरान से बच जाता। मगर हुकूमत ने न अपनी 2018 की गलतियों से सीखा, न 2020 की गलतियों से सीखा और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की चौथी सर्दियों में हुकूमती गलतियों की वजह से अवाम और इंडस्ट्री तीसरा बड़ा बहरान भुगतने के लिए तैयार हो जाए। मगर एक और दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि कैसे वफाकी वुज़रा अपनी कोताहियों को छुपाते हैं, कभी सिंध हुकूमत पर डालते हैं, कभी नून लीग की गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल देते हैं। पहले देखिए आज हमारे ने क्या कहा। नवंबर और दिसंबर में हम 10 कार्गो सिक्योर कर चुके हैं। RLNG के 12 टोटल होते हैं, पिछले साल 11 हुए थे नवंबर और दिसंबर में, इस साल 10 हुए हैं। हमारे ने आज फिर कहा कि 12 कार्गोज़ होते हैं, 10 हमारे पास हैं, इसलिए जो LNG की कमी से बहरान आएगा वो LNG की कमी से नहीं आएगा। अगर ऐसा है तो दिसंबर और जनवरी के लिए 4 कार्गोज़ के टेंडर क्यों किए थे? अगर उन टेंडर्स में सप्लायर आ जाते तो 14 कार्गो आते, मगर अब 10 आएंगे, यानी कि 40% ज्यादा LNG आती जो नहीं आएगी। मुआहदा 12 कार्गो का है, सलाहियत 14 कार्गोज़ की है, जिसका फ़ायदा हुकूमत ने ना गुज़िश्ता बरस उठाया ना इस साल उठाया। और गुज़िश्ता साल भी आवाम को ऐसे ही गुमराह करने की कोशिश की गई। हम आपको हक़ाइक़ बताते हैं और ख़ुद वज़रा के बयान दिखाते हैं। गुज़िश्ता बरस भी पहले वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी डालती रही कि सिंध हुकूमत पाइपलाइन बनाने दे तो ज़्यादा LNG मंगवा सकते हैं। जो बहरान आ रहा है वो सिंध हुकूमत की वजह से आ रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाइपलाइन तो हम लेके ख़रीद के तैयार बैठे हुए हैं, अगर हमें वो रास्ता दे दें तो हम एक नई पाइपलाइन लगा के यही 2 टर्मिनल जो लगे हुए हैं इनको 1200 की बजाय 1350 पे चला सकते हैं। 17 किलोमीटर है वो हमें जल्द से जल्द बनाना पड़ेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें राइट ऑफ वे दे दे। CNG शटडाउन जो यहाँ पे हो रही हैं या इंडस्ट्री को, ये बिलखसूस जो वजह है वो ये है कि हुकूमत सिंध, पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने सुई सदर्न गैस पाइपलाइन को रास्ता, राइट ऑफ वे जो है वो काफ़ी अरसे से नहीं दिया। और फिर पाइपलाइन बन गई, और जब बन गई तो हुकूमत ने कहा कि कराची में पाइपलाइन बन गई है, अब 12 की जगह 14 कार्गोज़ आएंगे। टर्मिनल फुल कैपेसिटी पे चलेंगे, पूरा दिसंबर, पूरा जनवरी। दिसंबर का महीना 1200 पे चलेंगे, जनवरी में हम 1400 का रेंज कर रहे हैं, क्योंकि इंशाल्लाह हमारी जो पाइपलाइन थी जो हमने सिंध गवर्नमेंट से इजाज़त लेके बनानी थी वो मुकम्मल हो गई होगी। और फिर जब टेंडर में देर करने की वजह से सप्लायर नहीं आए तो देखें, नदीम बाबर ने कहा कि हमारे पास तो सलाहियत ही 12 कार्गोज़ की है, 14 का ऑर्डर तो हमने करना ही नहीं था। जनवरी में हमने अगर 14 कार्गो प्लान किए थे, हमारे पास कैपेसिटी तो 12 की है, 1200 के हमारे पास रीगैस फैसिलिटी है, हमने 14 ऑर्डर नहीं करने थे। और अब इस साल 14 कार्गो की जगह भी है, सिंध हुकूमत पर इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकते। दिसंबर और जनवरी के लिए 4 टेंडर भी किए, यानी 14 कार्गो के लिए टेंडर भी किए, मगर जब टेंडर्स में सप्लायर ही नहीं आए
तो हमाद अजहर कह रहे हैं कि हम 10 कारगो ला रहे हैं, टोटल 12 होते हैं और इसे कामयाबी के तौर पर बता रहे हैं। मगर तवील मुद्दती मुआहदों का स्पॉट कीमतों से मवाजना करके खुद को सस्ती कीमतों का क्रेडिट भी दे रहे हैं। और गुज़िश्ता बरस जब स्पॉट मार्केट में कोरोना में स्पॉट मार्केट में कीमतें क्रैश हुई तो हुकूमत बार बार कहती थी कि तवील मुद्दती मुआहदे हमारे पाँव की जंजीर हैं, स्पॉट पर सस्ती LNG मिल रही है। और गुज़िश्ता दिनों हमाद अजहर साहब की तरफ से कहा गया कि स्पॉट कार्गो की अदम दस्तियाबी को फर्नेस ऑयल की दरामद से पूरा किया जाएगा, यानी अब फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी। हालांकि उन्होंने जून में कहा था कि फर्नेस ऑयल से कम और बिजली पैदा करेंगे। 2018-19 हमारा पहला साल 7.59%, 2019-20 हमारा दूसरा साल 3.53%, और अब 2020-21 4.4% फिलहाल चल रहा है और अगले साल हम इसे मजीद कम कर देंगे, इससे भी कम कर देंगे। जून में दावा कर दिया, फिर देखिए कि जुलाई और अगस्त दोनों में फर्नेस ऑयल से 10% से ज़्यादा बिजली इस हुकूमत ने पैदा की। अगस्त के लिए एक यूनिट 18 रुपये 20 पैसे का पड़ा है और LNG से बिजली 13 रुपये 40 पैसे की बनी है, क्योंकि हुकूमत ने फिर अगस्त में देर से टेंडर करके तारीख के महंगे तरीन रेट्स पर LNG खरीदी और इसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। और फिर जब क्योंकि कम LNG खरीदी थी इसलिए फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा की और महंगी बिजली पैदा हुई, उसकी भी कीमत अदा करना पड़ी। एक तरफ IMF की कीमतों में इजाफे का मुतालबा है और हुकूमत फी यूनिट 1 रुपये 39 पैसे का इजाफा करने का फैसला कर चुकी है, ऐलान कर चुकी है। और दूसरी तरफ अवाम को मुसलसल देर से फैसले करने की वजह से महंगी LNG खरीदने और डिमांड के मुताबिक LNG ना खरीदने की वजह से महंगी बिजली खरीदना पड़ रही है। गुज़िश्ता महीनों में भी यही हुआ और गुज़िश्ता हफ्ते नेपरा ने माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 95 पैसे फी यूनिट का मजीद इजाफा कर दिया है, जिससे बिजली के सार्फिन पर 30 अरब 40 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। LNG के सस्ते प्लांट मौजूद होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, बल्कि फर्नेस ऑयल से इंतहाई महंगी बिजली पैदा की जा रही है। मेरिट ऑर्डर की खिलाफ वर्जी और सस्ते और एफिशिएंट प्लांट्स को पूरी तरह इस्तेमाल ना करने पर नेपरा भी बार बार हुकूमत पर तनकीद कर रहा है। हकाइक देखिए कि गुज़िश्ता बरस अगस्त में 21% बिजली LNG से पैदा हुई थी, मगर इस साल कम यानी 18% बिजली LNG से पैदा हुई है। कोयले से भी 9 रुपये फी यूनिट की बिजली 17% के बजाय 14% पर पैदा की गई है, मगर फर्नेस ऑयल से महंगी 18 रुपये 20 पैसे फी यूनिट की बिजली गुज़िश्ता बरस के 5.4% के मुकाबले में दुगनी यानी 10.1% पैदा की है। हुकूमत बार बार यही गलतियां दोहराती है। नुकसान मुल्क और कौम का होता है, मगर फ़ायदा किसका होता है? ये सवाल वज़ीर आज़म हमाद अजहर से पूछें, क्योंकि हम उन्हें मुतअद्दिद बार प्रोग्राम में बुला चुके हैं, आज भी बुलाया, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। मगर कीमतों में इस इजाफे के मईशत और महंगाई पर क्या असरात होंगे, माहिर मईशत से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म होने जा रहा है। खुर्रम शहजाद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद। खुर्रम शहजाद साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब, जाहिर है पाकिस्तान में मईशत पर पॉलिटिक्स भी होती है, वरना इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो हुकूमत को तेल की कीमतें बढ़ानी ही हैं। सर्कुलर डेट में जो हुकूमत का प्लान था और जो कमिटमेंट थी वो नहीं पूरी कर पाई, तो IMF का दबाव है, IMF के प्रोग्राम में रहना है तो 1 रुपये 39 पैसे फी यूनिट का इजाफा करना है, सेल्स टैक्स का इस्तिस्ना खत्म भी करना है। अब ये तो होगा, हुकूमत खुद कहती थी कि जी इससे मईशत का स्लो डाउन हो जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं, अगर ये तमाम चीज़ें होती हैं, महंगाई पर और मईशत पर क्या असरात होंगे? देखिए शाहजेब, एग्जेम्पशंस को हटाएंगे तो उसमें 2 इम्पैक्ट होंगे। एक तो बिजनेसेस को भी हिट पड़ेगी, दूसरा महंगाई में ट्रांसलेट होगा, क्योंकि जब भी बिजनेसेस के टैक्सेस में इजाफा होता है या उनकी एग्जेम्पशंस कम होती है, वो अपनी प्रोडक्ट जो होती है उसके अंदर ट्रांसलेट करते हैं। तो डेफिनेटली आगे जो महंगाई है वो काफी बढ़ सकती है, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन 15.7 तकरीबन 16% तक चली गई थी अप्रैल के महीने में, जो कि नीचे आ गई थी 9% पे। पेस की मैं बात कर रहा हूँ जून में, जुलाई में। अब दोबारा से जो है वो डबल डिजिट्स में जाने लग गई, क्योंकि 11% तकरीबन जो है फूड इन्फ्लेशन हो रही है और 9% से ज्यादा जो है इस वक्त CPI जो जनरल इन्फ्लेशन है वो हो रही है। और हमारे यहाँ जो वेट है फूड का और एनर्जी का मिला के 50% से भी ज्यादा है। फूड का 35 है तकरीबन और एनर्जी का मिलाएं आप तो वो डायरेक्ट इम्पैक्ट 15-16% है, उससे ज्यादा आपको पता आता है। तो महंगाई का काफी हद तक जो है वो तूफान आ सकता है। और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस अगर IMF कहता है बढ़ाई जाए तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसका होगा अक्रॉस द बोर्ड। मतलब अगर ज़ाहिर हुकूमत के पास 2 ऑप्शन थे, तो IMF का प्रोग्राम छोड़ दें, उसके एक अलग असरात होते, तो मईशत के लिए यही बेहतर नहीं है कि IMF की शराइत माने और IMF के प्रोग्राम में ही रहें? देखें, ये बड़ा ट्रिकी जो है इस वक्त चैलेंजिंग इस वक्त सिचुएशन है शाहजेब। एक तरफ मसला ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में जाना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? वो सिर्फ IMF के प्रोग्राम से हमें इस अच्छे रिव्यू के बाद $1 बिलियन मिलने की वजह से नहीं जाना है। हमारी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है ना एक्सटर्नल, यानी कि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट कम से कम $10 अरब का होगा इस साल, जिस तरह से पेस जा रही है। $10 अरब तो एक बहुत कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, इसके ऊपर जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट। उसके साथ साथ
जो मसला है वो हमारी डेट सर्विसिंग का भी है। हमने अपने कर्जों की अदायगियां कर दी हैं, वो 10 से 12 अरब डॉलर हर साल के होते हैं। अब कोविड खत्म हो रहा है तो हमारी जो छूट दी गई थी IMF की और दूसरों की, वो भी खत्म हो रही है, तो वो भी हमें 10 से 12 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। तो टोटल रिक्वायरमेंट जो है शाहजेब 12 से 24 बिलियन डॉलर की इस साल की है, जो कि हम IMF प्रोग्राम में जाएंगे तो दूसरे डोनर्स, वर्ल्ड बैंक, ADB और दूसरे जो एसोसिएटेड डोनर्स होते हैं, एजेंसीज होती हैं, वो अपने बायलैटरल, यूनिलैटरल और इस तरह के जो लोन्स होते हैं, इस तरह की जो फंडिंग होती है, वो अनलॉक करते हैं। तो IMF के प्रोग्राम में जाने का ये जरूरत है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड प्रॉब्लम ये है कि वहां से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं वो। फिर आपके यहाँ इम्पोर्ट अगर कर्टेल करते हैं तो 55% हिस्सा तो टैक्सेस का इम्पोर्ट से आ रहा है, तो फिर वो इम्पोर्ट की वजह से हमारे टैक्सेस के टारगेट कम हो जाएंगे। तो एक थोड़ी नहीं बल्कि काफी चैलेंजिंग सिचुएशन है, इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी जो एक ग्रोथ पैथ पे चढ़ी थी वो डिरेल होने का खतरा है। और इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट की वजह से इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना, फिर रुपये का मजीद डिवैल्यू होना, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। अच्छा, मगर आपके महंगाई का खतरा है, फिर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने का खतरा है, हुकूमत करंट अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए दरामदात को भी कंट्रोल करना चाहती है, तो फिर 5% का जो ग्रोथ का टारगेट है वो अचीव हो पाएगा? यही प्रॉब्लम है कि टाइटनिंग की जरूरत है। जब टाइटनिंग होती है शाहजेब, फिस्कल टाइटनिंग की भी जरूरत है और मॉनेटरी टाइटनिंग भी होना शुरू हो गई है। रुपये भी डिवैल्यू कर रहा है, हो रहा है, डेप्रिसिएशन रुपये की हो रही है। स्टेट बैंक अच्छा ये कर रहा है कि इंपोर्ट को जो है वो थ्रू न्यूट्रलाइज कर रहा है रुपये को जो है वो डेप्रिशिएट होने देने के साथ। अगर ये नहीं होगा तो नेचुरली हमारे रिजर्व्स जो है वो कम होना शुरू होंगे। अच्छी बात ये रिजर्व्स हमारा कवर इस वक्त अच्छा है, हम 10 बिलियन डॉलर तक का करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और ग्रोथ भी डिपेंडेंट है कि अगर टाइटनिंग होना शुरू हो गई, मजीद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हो गए और फिस्कल भी टाइटनिंग हो गई, तो ये 5% की ग्रोथ जो है वो जेपरडाइज हो जाएगी। शायद ये मुश्किल हो जाए अचीव करना, टाइटनिंग के साथ नहीं हो सकती डेफिनेटली। बहुत शुक्रिया साहब की उसको आपने सुनी। IMF का प्रोग्राम है, हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, बेहतर है कि मुआशी मामलात पर सियासत ना की जाए और इस वक्त जो मजबूरियां हैं उनको समझा जाए। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से नजरसानी की अपील मुस्तरद होने के बाद नस्ला टावर के रिहायशियों को 15 दिन में यानी 27 अक्टूबर तक इमारत खाली करने का नोटिस मिल गया है और ऐसा ना करने की सूरत में जिला इंतजामिया कानूनी कार्रवाई कर सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब नस्ला टावर को गिराने का आखिरी फैसला कर लिया गया है, जिसके नतीजे में कई खानदान सड़कों पर आ जाएंगे और किसी मुतबादिल इंतजाम और मुनासिब मुआवजे के बगैर उन्हें बेघर कर दिया जाएगा और कई खानदान अपनी उम्र भर की जमा पूंजी से एक लम्हे में महरूम हो जाएंगे। कराची में रवां साल जून में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ था और इसकी जद में शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर भी आ गया था। ताहम नस्ला टावर के मालिक और अलॉटीज ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की थी, मगर अदालत ने गुज़िश्ता माह नजरसानी की दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया था और इस दौरान यह एतराज उठाया जाता रहा कि कराची में तो तजावुजात पर कायम घरों, दुकानों और इमारतों को गिराया जा रहा है, मगर माजी में कुछ और केसेस में प्राइवेट सोसाइटीज को रेगुलराइज किया जा चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और MQM पाकिस्तान भी एतराज उठा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रवां साल जून में यह हुक्म दिया कि शहर में जितनी भी तजावुजात हैं उन्हें मस्मार किया जाए, जिनमें बरसाती नालों के इर्द गिर्द कायम हजारों घर, अलादीन पार्क पर पवेलियन एंड क्लब और सैकड़ों दुकानें और शारा फैसल पर मौजूद नस्ला टावर शामिल था। नस्ला टावर से मुतालिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बिल्डर्स को पाबंद किया था कि 3 माह के अंदर रिहायशी, अपार्टमेंट्स और दुकानों के मालिकान को उनकी रकम वापस की जाए। मगर यहाँ यह सवाल उठता है कि 2013 में जब इन अपार्टमेंट्स की बुकिंग हो रही थी तो एक अपार्टमेंट की कीमत 1.5 करोड़ रुपए थी, लेकिन आज एक अपार्टमेंट की कीमत 4 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अलॉटीज को 7-8 साल पुरानी रकम मिल भी जाती है तो वो कैसे नया फ्लैट खरीद सकेंगे? नस्ला टावर का बिल्डर तो पहले ही रकम वापस करने से साफ इनकार कर चुका है। इस दौरान रिहायशी एहतजाज करते नजर आए कि अगर बिल्डिंग गिरानी है तो हमें भी साथ गिरा दें और वो इदारा बताएं जहां से कागजात की तस्दीक कराएं और ये पता चल सके कि हम सही चीज़ खरीद रहे हैं। नस्ला टावर के रिहायशियों को अब इमारत खाली करने का हतमी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ हैं नस्ला टावर के रिहायशी मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। साहब, ज़ाहिर आपको वार्निंग दे दी गई है कि खाली किया जाए, मगर आपको जो कॉम्पेंसेट किया जाना था, वो पैसे मिलने थे, उसका भी कुछ इंतजाम किया जा रहा है या नहीं? नहीं सर, हमारे को किसी ने भी अप्रोच नहीं किया है, कोई ऐसे मामलात नहीं हुए, ना कोई ऐसी बातचीत हुई है। आप ये सर ये कर देख लें कि ये इंतज़ामिया ने कर दिया है। अगर इंतज़ामिया हमारे ऊपर फोर्सफुल एक्शन करने आती है तो हम बहुत ही तरीके से हम अपना एहतजाज करेंगे।
हम अपने हक को तो ऐसे ज़ाया होने नहीं देंगे। हमारा हक है, हमने पैसे दिए, हमारे पैसे कोई हराम के नहीं है, हमने कोई चोरी डकैती करके पैसे कमाए नहीं है, हमने हमारी मेहनतों से पैसे कमाए। और हमारे बिल्डिंग के अंदर ऐसे मुतवस्सित तबके के लोग रहते हैं जो नौकरी पेशा है, जिन्होंने कर्जे लेके अपनी कंपनियों से अपने एक फ्लैट बनाए हैं। तो सर मेरा कहने का मकसद ये है कि जब ये 3 साल बन रही थी बिल्डिंग और 4 साल इसमें रहने को हमको हो गए, 7 साल के बाद आपकी आंखें अब खुली। पहले आपने कहा कि ये नाले पे बिल्डिंग बनी है, फिर आपने ये कहा कि ये 780 गज जेनियन है। सर हमारे पास 780 गज जेनियन है, चले आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात सर आंखों पर। सर इसके बाद भी, ऑर्डर आने के बाद भी SBCN सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने हमें ये लेटर इशू किया है जिसमें ये लिखा गया है कि आपकी लैंड ऑफिशियल है। आप सिंधी मुस्लिम को बुला नहीं रहे हैं कोर्ट के अंदर, आप किसी को बुला नहीं रहे हैं। आपको ये करना है तो आप करें, बेशक आपका दिल, आपकी खुशी, आपको ये चाहिए कि आप इसको गिरा दें, नो प्रॉब्लम, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे। लेकिन किसी का हक सल्ब करके और उसको नुकसान पहुंचा के फैसला करना, ये मेरे हिसाब से गलत है, ये हिसाब से कानूनी तरीका नहीं है। आपको उम्मीद नहीं है कि आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगी, आपको आपके पैसे मिलेंगे? आप ये देख ले कि आज तक किसको मुआवजा मिला है टूटने के बाद? ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा। कानून सबके लिए अलग अलग है, बड़े के लिए कानून अलग है, हम छोटों के लिए कानून अलग है। तो ये बात तो छोड़ दें, क्योंकि आप देख लें इस्लामाबाद में बिल्डिंगें रेगुलराइज हो गई, अपने सिंध के अंदर रेगुलराइज हो गई। इधर हमारी एक बिल्डिंग को एक 341 जिसकी हमारे पास ऑफिशियल सिंधी मुस्लिम अलॉटमेंट दे रहा है, अलॉटमेंट लेके हम लोग पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है अलॉटमेंट के। अब हमारी मोहतरम सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ना करें, आपको तोड़ना है तोड़ दें, कोई मसला नहीं है, हम खड़े हुए हैं आपके साथ, हम खुद खड़े होकर तोड़वाएंगे, हम आपका साथ देंगे। लेकिन पहले हमारे मुआवजे हमें दे दिए जाए। हमें मुआवजे देने के बाद आप 8 दिन का हमें वक्त दे दें कि आप खाली कर दें। हम ना खाली करें, फिर आप जो करेंगे उसको हम सर आँखों पर लेंगे। कल सुबह टूटने के बाद बिल्डर ना हमें जवाब देगा, ना अदालतें हमें जवाब देंगी। उसकी वजह यही है क्योंकि अदालतों के पहुंचने तक हमारी रसाई नहीं होगी, क्योंकि हमारी किसी की भी इतनी ताकत नहीं है। एक 25-50-75 हज़ार कमाने वाला आदमी वो कहाँ से उसकी रसाई करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक? हम लोग को तकलीफ़ है इस वक्त। मेरे को अकेले को तकलीफ़ नहीं है, हमारे जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको तकलीफ़ है। और हम कहाँ जाएंगे? आप इस वक्त ये खाली बताएं कि अगर किराए के मकान को ढूंढने के लिए भी, उसके लिए भी कम से कम आपको गारंटियाँ चाहिए होती है, 6 महीने के 6 महीने रेंटल के पैसे चाहिए होते हैं, 6 महीने एडवांस देने। ये सब कहाँ से आएंगे किसी के पास? जो एक बंदा 50,000 रुपये तनख्वाह कमाता है वो कहाँ से लाएगा? हमारे इस बिल्डिंग के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 60% 70% ऐसे बंदे हैं जो इस तबके के मौजूद हैं, जो 60-70 हज़ार रुपये कमाते हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजियों को लगाया हुआ है। अब आप मुझे ये बताएं कि 15 दिन में कैसे खाली किया जाए जगह को? आप खाली कराएं, बेशक कोई मसला नहीं है। अगर आप हमें हमारा मुआवजा नहीं दिलवा सकते, आप इसको बिल्डोजर के साथ घुमा दें, हमारे को निकालने की भी ज़रूरत नहीं, ऊपर ही चढ़ा देना, कोई मसला ही नहीं है। बहुत शुक्रिया। मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मुल्क में ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, कमज़ोर के लिए अलग कानून है। दूसरी सोसाइटीज़ की, दूसरे इलाकों की मिसाल दे रहे हैं जिनको रेगुलराइज़ किया गया मगर इनका नहीं किया जा रहा है। थोड़ा में ब्रेक शामिल करते हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। गुज़िश्ता 12 दिनों में 3 बड़े खुदकुश हमले हुए हैं, जिसमें 2 बड़े हमले बराह रास्त शिया मसाजिद पर हुए हैं। गुज़िश्ता जुमे दाइश की तरफ से कुंदूज में शिया मस्जिद पर खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें 50 से ज़ायद लोग मारे गए। जबकि आज तालिबान का गढ़ समझे जाने वाले शहर कंधार में शिया मस्जिद पर 3 खुदकुश धमाके हुए, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 35 से ज़ायद अफराद शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। इन शाहिदीन के मुताबिक 3 खुदकुश हमला आवरों ने धमाके किए, जिसमें से एक हमलावर ने मस्जिद के दरवाजे पर, जबकि 2 हमलावरों ने मस्जिद के अंदर खुद को धमाके से उड़ा दिया। ईरानी सफारत खाने ने इस हमले की मजम्मत करते हुए बयान जारी किया है कि हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान के लीडरान दहशतगर्दी के इन वाक़यात से मुताल्लिक फैसलाकुन इक़दामात करेंगे। जबकि तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने इस हमले से मुताल्लिक बयान जारी करते हुए कहा है कि इमारत इस्लामिया कंधार की एक मस्जिद में शहरियों पर वहशियाना हमले की मजम्मत करती है, इसे एक संगीन जुर्म करार देती है और सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत देती है कि वो ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द तलाश करें और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाएं। इमारत इस्लामिया मुतासरीन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार करती है। अहम बात यह है
कि धमाका अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार में हुआ है और ये वही इलाका है जहां से तालिबान ने जन्म लिया था। इस शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात का होना अफगान तालिबान की नई हुकूमत की रिट पर सवाल उठाता है। माहिरीन का ख्याल है कि दाइश इस हमले के पीछे हो सकती है। अहम बात यह है कि अमरीकी इनखला के दौरान ही दाइश ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके अफगानिस्तान में खुद को एक पुरतशद्दुद और ताकतवर दहशतगर्द जमात के तौर पर जाहिर करके अपने अज़ाइम वाज़ेह कर दिए थे। इस हमले में तकरीबन 13 अमरीकी फौजी, मुतादिद अफगान तालिबान के जंगजू और अफगान शहरी मारे गए थे, जिसके बाद दाइश मुसलसल अफगानिस्तान में हमले कर रही है। जबकि हाल ही में अफगान तालिबान ने भी दाइश के ठिकानों पर क्रैकडाउन शुरू किया था, मगर इसके बावजूद दाइश की तरफ से मुसलसल हमले हुए। खुद तालिबान के एहलकारों को निशाना बनाया गया और यह मामला इस बात की निशानदेही कर रहा है कि दाइश अफगानिस्तान में न सिर्फ मुनज़्ज़म हो रही है बल्कि बज़ाहिर एक मजबूत नेटवर्क के तहत काम कर रही है, जो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खदशात का बाइस है। तालिबान मुसलसल ये दावा करते आ रहे हैं कि दाइश से निमटने के लिए उन्हें अमरीकी ताउन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो आज़ादाना हैसियत में दाइश से निमटने के काबिल हैं, खुद दाइश का सफाया कर सकते हैं। जबकि हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों को इंटरव्यू देते हुए दाइश से मुताल्लिक़ खदशात का इज़हार किया था और कहा था कि दाइश से छुटकारा हासिल करने के लिए तालिबान ही बेहतरीन ऑप्शन है। वर्ल्ड मस्ट इंगेज विद अफगानिस्तान। दुनिया को अफगानिस्तान से राब्ता रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो उन्हें खुद से दूर करते हैं तो मुझे लगता है कि तालिबान तहरीक के अंदर सख्त गिर लोग होंगे। तो ये मामला बड़ी आसानी से 20 साल पुराने यानी सन 2000 वाले तालिबान के हाथों में जा सकता है और ऐसा होना एक तबाही होगी। अगर मामला इस किस्म की बहरानी कैफियत की तरफ वापस जाता है तो वहाँ अफरा तफरी होगी। दाइश जैसे दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक जरखेज जमीन बन जाएगी, जो कि दर हकीकत हम सब के लिए परेशानी का बाइस है, बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए। एक मुस्तहकम अफगान हुकूमत दाइश से बेहतर तौर पर निमट सकती है और यकीन करें कि तालिबान दाइश से छुटकारा हासिल करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन हैं, बल्कि ये एक वाहिद ऑप्शन रह गया है। हाल ही हमलों के बाद मुसलसल सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई तालिबान दाइश की तरफ से लाहक खतरात को दूर रख सकते हैं और अफगान सरजमीन पर इस नेटवर्क का खात्मा कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त दाइश अफगानिस्तान में उसी अंदाज में उभर कर सामने आ रही है जैसे वो इराक में सामने आई थी, यानी मसले की बुनियाद पर हमले करके मसले की फसादात को जन्म देना और मुल्क को खाना जंगी की तरफ ले जाकर खुद को ताकतवर बनाना और फिर कत्ल गारत करना और अपनी रिट को कायम करना। अब देखना होगा कि दाइश के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए अफगान तालिबान क्या इक़दामात लेते हैं, कैसे लेते हैं और किसके ताउन से लेते हैं, क्योंकि वो वाज़ेह कर चुके हैं कि अमरीका का ताउन उन्हें दरकार नहीं है। वो खुद तालिबान जो है वो दाइश से निमटने की सलाहियत रखते हैं। आज में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।